जो जुड़ने वाले एक्सपर्ट हैं, पहले मैं उनके बारे में आपको जानकारी बता दूं। जो भी हमारे यूट्यूब के माध्यम से या इस मीटिंग के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं, उन सभी को मैं एक बार परिचय दे दूं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में मत्स्य वैज्ञानिक के रूप में पदस्थापित हूँ विगत 2 वर्षों से। इससे पहले मैंने अररिया और मधेपुरा जिला में कार्य किया है। हमारे साथ में एक एक्सपर्ट दो हैं। एक अभी फिलहाल डॉक्टर ज्ञान चंद्र एंड डॉक्टर देवंतु बर्मन। मैं दोनों का इस मत्स्य चौपाल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक हमारे और स्पीकर हैं, डीन है फिशरीज कॉलेज ऑफ किशनगंज के डॉक्टर VP सैनी सर। से थोड़ी देर बाद हम लोग जुड़ेंगे। जो हमारे स्पीकर हैं उनमें डॉक्टर देवंतु बर्मन, उन्होंने अपनी शिक्षा जो है केंद्रीय CAU अगरतला से प्राप्त की है। वर्तमान में वो CEO हैं डॉक्टर एक्वा कंपनी के, और उनका अपना खुद का एक्वा वन सेंटर है। और पूरे भारत में कई अच्छे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्या मैं देवंतु बर्मन से अभी जुड़े हुए हैं? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ। हाँ जी, चलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और दूसरे जो हमारे स्पीकर है साथ जो जुड़े दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर देवंतु बर्मन, जिन्होंने भी मेरा नंबर चाहिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के वेबसाइट से भी नंबर मिल जाएगा। वैसे मैं चैट बॉक्स में नंबर इनबॉक्स कर दूंगा। डॉक्टर देवंतु बर्मन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे के जो सेशन हैं, कई लोग जो बायोफ्लॉक के माध्यम से अपनी मछली पालन में आगे आना चाहते हैं, और उसमें कई सारी चीजें हैं जो वो यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उनके संबंध में आप हमारे बिहार के किसानों को बताएं। और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूं, और जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका एक बिजी शेड्यूल है, आपका अपना, आप कई ये स्टेट भी देख रहे हैं। डॉक्टर देवंतु बर्मन, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो रिस्पॉन्ड करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। पहले तो हम बोलेंगे जो ऑर्गेनाइजिंग जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वेबिनार, उनके जो संचालक हैं और जो यूनिवर्सिटी के लेवल के जितने हायर ऑफिशियल्स हैं, वो एक्वा डॉक्टर सॉल्यूशन और एक्वा वन सेंटर कोलकाता के, मेरे तरफ से हम उनको हार्दिक अभिनंदन बोलते हैं। इस टाइप के जो कार्यक्रम और इस टाइप के जो प्रोग्राम आप लोग रन कर रहे हैं काफी अच्छा है। क्यों, बहुत लोग के पास जो फार्मर को जुड़ने वाले जो काम है और फार्मर को जोड़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ये प्लेटफॉर्म BAU आप सबके लिए जो लेके आए हैं, मैं इसके लिए भी जो इनिशिएटिव है उनके लिए भी मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। ऑलरेडी मेरा जो परिचय है सर ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मैं बाय बर्थ बंगाली हूं, तो मेरा हिंदी काफी टूटा फूटा है, मगर मैं ट्राई करूंगा। मेरा जितने सारे थोड़ा बहुत नॉलेज है लैंग्वेज के ऊपर, उससे आपको सीधा बहुत ही साफ ढंग से आपको मैं समझाऊं ये बायोफ्लॉक सिस्टम क्या है, इसके आप कैसे आगे लेके चल सकते हैं। और बायोफ्लॉक सिस्टम का अर्थ सिर्फ बड़ा मछली पालना नहीं है, इसमें आप हैचरी बिजनेस भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको फोकस करवाएंगे। जैसे ऑलरेडी सर ने बहुत अच्छा एक बात बोले हैं, बंगाल के मछली सीड पूरा इंडिया में जाते हैं और बंगाल के ऊपर ही सब जो पालने वाले हैं वो डिपेंड करके बैठे रहते हैं। मगर आप भी चाहें तो बंगाल के सीड लेके आप एक सीड हब, सीड बैंक बना सकते हैं, जहां पर ऑल टाइप के सीड को आप रख के पूरा बिहार में भी आप लोग सप्लाई कर सकते हैं। वो भी बायोफ्लॉक सिस्टम में संभव है। आज के दिन में जितने सारे बायोफ्लॉक के जो नॉलेज हैं वो काफी टूटा फूटा टाइप के नॉलेज हैं, जो यूट्यूब में हम लोग जैसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। यूट्यूब में हम लोग देखते हैं, एक टैंक लगाया, पानी डाला, मछली छोड़ा, और 15-20 दिन 3-4 महीना में देखा उनके 1 किलो मछली निकाला। और जितने ढंग से वो लोग अपना इकोनॉमिक शो करते हैं, उसमें जितना ना पानी है उससे ज्यादा मछली है, जो
रियल लाइफ में संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे आपको थोड़ा सा बोलने के लिए। हमारे जो 3-4 साल के जो एक्सपीरियंस है बायोफ्लॉक लेके काम करने के लिए, और 10 इंडिया बेसिस हम लोग बायोफ्लॉक के ऊपर काम करते हैं। फार्मर्स फील्ड के जो एक्सपीरियंस है उसको आपको शेयर करें, और उसके ऊपर हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ऑपरेशन भी आपको हम लोग बनाए हैं। वो भी मेरा एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इंग्लिश में है, मगर हम ट्राई करेंगे आपको जितने सारे वर्ड उसमें हम जुड़े हुए हैं उसको धीरे धीरे अच्छा से समझाएं। कम से कम आज जो सेशन है इससे आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर हो, बायोफ्लॉक क्या है और इससे आपका फायदा है ना नुकसान है, वो आपके ऊपर ही क्वेश्चन नेक्स्ट जाता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको शेयर करता हूं। और मेरा प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैं आप सबसे मैं क्वेश्चन भी लूंगा, क्यों हमारे बाद भी और एक सर भी हैं वो भी आप लोग को एड्रेस करेंगे। मगर हम लोग आप जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल ऑन बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। आपका एक ऑपरेशन मेथड होना चाहिए। गाड़ी आप खरीदेंगे मगर पहले आपको गाड़ी चलाना के लिए ड्राइविंग स्कूल में भर्ती होना जरूरी है, तब जाके आप गाड़ी खरीदेंगे उसको रोड में चलाएंगे। तो आज हम लोग बात बेसिकली करेंगे कैसे आप बायोफ्लॉक सिस्टम को लेके आगे चल सकते हैं और गोल्स इसके ऊपर आप फोकस करके फिश के प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दूं। बायोफ्लॉक सिस्टम बेसिकली क्या है? बायोफ्लॉक सिस्टम बेसिकली आपके हैं जितने सारे टॉक्सिक मटेरियल फिश दाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद जितने सारे गंदा चीज फिश एज ए टॉक्सिक मटेरियल वो टैंक के अंदर छोड़ते हैं। जैसे क्या होते हैं उसमें छोड़ते हैं एमोनिया, छोड़ते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, इस टाइप के बहुत सारे नाइट्रोजन कंपाउंड। इसको थ्रो बेनिफिशियल बैक्टीरिया के माध्यम से उसको प्रोटीन फीड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस का नाम ही है बायोफ्लॉक सिस्टम। ये हुआ एक बात। सेकेंड बात हुआ बायोफ्लॉक सिस्टम में हमारा है जीरो वाटर एक्सचेंज। यहाँ पर पानी एक्सचेंज कम होना चाहिए, एक ही पानी में आप लंबा टाइम तक बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से मछली पालन कर सकते हैं। और सेकेंड जो चीज है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से आप पानी में जितने सारे गंदा चीज के अवेलेबिलिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या क्या है उसमें, आपके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल बनता है, हाई एमोनिया टॉक्सिसिटी हो सकते हैं। इस जितने सारे टॉक्सिक मटेरियल वाले हैं इसको यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बायोफ्लॉक बेसिकली इस टाइप के सिस्टम है जहां पर आप हाई डेंसिटी फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट वाटर जो है, गंदा पानी जो है, इसको हम लोग बेनिफिशियल बैक्टीरिया के माध्यम से फिश प्रोडक्शन में लगा रहे हैं और साथ में मछली को कम भोजन देके इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, एक है कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो। हम लोग जानते हैं, जैसे अभी सर थोड़ी देर पहले बोल रहे थे दाना के बारे में, कोई भी मछली के दो दाना आप ले रहे हैं, कोई भी फीड इंग्रेडिएंट मछली को जो खिला रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड, उसमें दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, एक है कार्बन, एक है नाइट्रोजन। हायर द नाइट्रोजन हायर द प्रोटीन लेवल। मगर बायोफ्लॉक सिस्टम में यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, फोकस के लिए हमको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हायर द कार्बन। जितना हम लोग कार्बन एडिशन यहाँ पर करवाएंगे, जितना कार्बन के लेवल मेंटेन करेंगे, उतना अच्छा हमारे यहाँ पर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बनेंगे। बैक्टीरिया वाले एक साथ मिलकर अपना घर बनाएंगे और जितना अच्छा बैक्टीरिया की ग्रोथ अपना टैंक में होगा उतना अच्छा हम लोग मछली पालन बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। और इस कारण से हम लोग कार्बन के लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम में हम लोग मीठा, गुड़, जैगरी, ये सब शुगर, ये सब यूज करते रहते हैं। ओनली फॉर वन रीजन, वो है हायर द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, हायर द कार्बन हायर द माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ का अर्थ हुआ हायर द बैक्टीरिया ग्रोथ। और हम इसमें एक सिंपल थ्योरी बताते हैं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इस प्रिंसिपल की मेन जो कंसेप्ट है, एक है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर जो अपना जो मछली फ्लॉक खा के जो फीड कम खिला के हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें गंदा चीज कन्वर्ट होके मेरा एनर्जी बन रहा है इज टर्म्स ऑफ प्रोटीन फीड मेरे फिश के लिए।
एक सिंपल एक स्कीमेटिक डायग्राम है, शायद बहुत लोग आप लोग देखे होंगे। मछली को हम लोग दाना दे रहे हैं, दाना में कार्बन और नाइट्रोजन है। दाना खाने के बाद कुछ फिश के टॉयलेट के माध्यम से एज ए सोर्स ऑफ एक्सक्रीटा के माध्यम से नॉन यूटिलाइज कार्बन और एमोनिया उसमें बाहर निकल के जा रहे हैं। यही नॉन यूटिलाइज कार्बन और एमोनिया यहाँ पर ऑक्सीजन जब मिल रहा है बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही चीज तोड़ के बन रहा है आपके नाइट्रेट नाइट्राइट। ये नाइट्रेट नाइट्राइट को तोड़ने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए माइक्रोबियल प्रोटीन, माइक्रोबियल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रुप। ये बैक्टीरिया की ग्रुप आपके यहाँ पर एमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट को विद द हेल्प ऑफ कार्बन, विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिला के बनाते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन, जो इनडायरेक्टली मेरे फिश खा रहे हैं। सिंपल सा बात आप देखिएगा, आप मछली को दाना दे रहे हैं, दाना में कार्बन और नाइट्रोजन है, और वो चीज जब मछली जो हजम नहीं कर पा रहे हैं वो टॉयलेट होके निकल के जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा कार्बन है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ एमोनिया है, जो अपना सिस्टम में जाके बन रहा है एमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट। और उसके साथ मेरे टैंक के अंदर जब मैं देके रखा हूं बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन के माध्यम से यहाँ पर बना रहा है माइक्रोबियल प्रोटीन, जो फिश मेरे इनडायरेक्टली अपना जो एक्सक्रीटा है, अपना जो टॉयलेट है, उसको एज ए सोर्स ऑफ फीड, प्रोटीन फीड के माध्यम से अपना भोजन से हिसाब से वो खा रहे हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, सर बायोफ्लॉक की तो एक सिस्टम है, उसके कंपोजिशन में बायोफ्लॉक में क्या क्या होता है? सिर्फ बैक्टीरिया होता है और क्या चीज होता है? बायोफ्लॉक सिस्टम में आपके यहाँ पर एक हेटेरोजेनियस ग्रुप है। मान के चलिए हम और थोड़ा सा इजीली बोले तो एक खिचड़ी है। खिचड़ी में जैसे बहुत सारे चीज आप डालते हैं तब जाके वो खिचड़ी बनता है। बायोफ्लॉक में भी बहुत लोग का खिचड़ी है, किसमें है? इसमें बैक्टीरिया है, इसमें एल्गी है, इसमें फंजाई है, इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट मतलब जैसे मॉस्किटो के लार्वे हो सकता है, फ्लाइज के लार्वे हो सकते हैं, और बहुत सारे डेट्रिटस, गंदा चीज भी आपके पानी के अंदर मिला हुआ है। ये सब कुछ मिला के एक खिचड़ी है। बायोफ्लॉक एक बेसिकली एक हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें बायोफ्लॉक को आज के माध्यम दिन में बोला जाता है सोर्स ऑफ प्रोटीन लाइफ फूड। जैसे हम लोग, जो लोग हैचरी में जाते हैं, हम लोग देखते हैं आर्टिमिया खिलाते हैं, कोई रोटीफार खिलाते हैं, कोई मोइना डफिया खिलाते हैं। इनसे भी ज्यादा प्रोटीन फीड हम लोग अपना बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से मेरे छोटा छोटा मछली को भी एज ए सोर्स ऑफ फूड हम दे सकते हैं। और बायोफ्लॉक में नेचुरल फूड आपको बनाना है, थोड़ा सा सनलाइट के माध्यम आप रखेंगे तो आपको अच्छा सा यूनिसेलुलर एल्गी भी आपको मिलेगा, जो छोटा छोटा मछली के जो बीज है, जो जीरा है, उनको खाने में के लिए काफी पसंद है। सेकेंड जो चीज है, कभी भी डायरेक्ट बायोफ्लॉक को आप सनलाइट के अंदर मत डालिएगा, पार्शियल सनलाइट बायोफ्लॉक के लिए अच्छा है। और यहाँ पर जो फ्लॉक हम लोग बनाते हैं, इस फ्लॉक में आप देखेंगे तो इसमें हर बैक्टीरिया का जो है ना झुंड होते हैं, झुंड। हर बैक्टीरिया आपके साथ जुड़े रहते हैं। ये जो जुड़ने वाला जो सिस्टम है, वो बैक्टीरिया अपना बॉडी से एक म्यूकस लेयर सिक्रेट करते हैं। उस सिक्रेशन के माध्यम से अपना झुंड बना बना के बायोफ्लॉक में बहुत सारे फ्लॉक, फ्लॉक के अर्थ हुआ झुंड, एक अपना ग्रुप बनाते हैं। इस टाइप के बहुत सारे ग्रुप और झुंड हमारे बायोफ्लॉक सिस्टम के होने के कारण ही हम मछली उसको अपना गिल्स के माध्यम से फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद वही चीज को एज ए सोर्स ऑफ फूड, एज ए सोर्स ऑफ भोजन वो मछली अपना अंदर ले रहे हैं। और आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक जो फ्लॉक आप बोल रहे हैं, झुंड बोल रहे हैं बैक्टीरिया के, इनके क्या स्ट्रक्चर है? इसमें 50 to 200 माइक्रोन के साइज अवेलेबल है। ये इतने आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से और आंख से देख सकते हैं, उतना व्यू तक आप उसका स्ट्रक्चर माप सकते हैं। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बायोफ्लॉक के जो फ्लॉक बन रहे हैं, जो बहुत सारे जीव समूह के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो झुंड बन रहे हैं, उसका क्या प्रोटीन परसेंटेज है? 25 से 50% प्रोटीन अवेलेबिलिटी है। एवरेज में 35% प्रोटीन के अवेलेबल है अपना फ्लॉक से, और 0.5 से 15% तक फैट है। एवरेज में 1% फैट अवेलेबिलिटी है, और गुड सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के जीव समूहों के जो झुंड है, उसमें बहुत सारे जीव समूह होने के कारण
अपना अपना जीव के डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रोफाइल होते हैं, और उसको जब हम लोग एक साथ लाते हैं, अपना फ्लॉक बोलते हैं, उसमें एवरेज में हमको 35% के प्रोटीन के अवेलेबिलिटी मिलते हैं। और साथ में बहुत लोग अभी बोलते हैं बायोफ्लॉक के जहां पर इंडस्ट्रियल फार्मिंग हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्मिंग का अर्थ हुआ ये नहीं सिर्फ एक टैंक, इंडस्ट्रियल फार्मिंग का अर्थ हुआ जहां पर 300 टैंक है, 400 टैंक है, 100 के ऊपर टैंक है, वहां पर जो एक्सेस आपके जो पानी निकलने के बाद जो आपके फ्लॉक बाहर में आप छोड़ रहे हैं उसका फिल्टर करके रखेंगे, उसका ही आप सुखा के सन ड्राई करके एज ए हैचरी डस्ट फीड भी बना के आप आपका हैचरी में, नहीं तो बेबी फिश में, नहीं तो छोटा जीरा में एज ए हैचरी फीड भी यूज कर सकते हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं बायोफ्लॉक के जो फ्लॉक है इसके माध्यम से हम लोग फिश मील, सोयाबीन मील के भी एक कम परसेंटेज रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ये भी संभव है। अभी हम लोग बात करेंगे किस किस टाइप के मछली हम लोग पाल सकते हैं। आप देखेंगे तो जनरली हम लोग बायोफ्लॉक सिस्टम में टेंगरा, तेलापिया, मोनोसेस तेलापिया, गिफ्ट तेलापिया, वियतनाम कोई, सिंगी, देसी मागुर, पंगासियास, इस तरह के बहुत सारे फिश पाल रहे हैं। और कार्प मछली में आप पाल सकते हैं अमूर कार्प, पुंटिया सराना, पुंटियास गोनियोलोटस जो चाइनीज पुटी हम लोग बोलते हैं, उसको भी आप कमन कार्प, उसको भी आप इसके अंदर पाल सकते हैं। मगर हम लोग रोहू, कतला, सिल्वर, ग्रास कार्प, बिग हेड, इस टाइप की जो मछली है इसको हम लोग बोलते हैं बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से पाल नहीं सकते हैं। मगर क्यों नहीं पाल सकते हैं वो हम नेक्स्ट में बताते हैं। बायोफ्लॉक सिस्टम में बेसिकली हम लोग उस टाइप की मछली पाल सकते हैं जो लोग ज्यादा डेंसिटी में रहना पसंद करते हैं, फर्स्ट। सेकंड है जो लोग अपना जो पानी जो है बायोफ्लॉक वो काफी घुला है, मींस वो पानी काफी टर्बिट है, उस टर्बिट पानी में भी वो लोग अच्छा से रह सकता है। और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टाइप की मछली हम लोग पालते हैं जो मछली डायरेक्ट फ्लॉक कंज्यूम करें। बहुत लोग को अभी क्वेश्चन मन में जगेगा, सिंगी फ्लॉक खाते हैं क्या, वियतनाम कोई फ्लॉक खाते हैं क्या, तिलापिया खाते हैं क्या? आप सबको लिए एक जनरल आंसर हम बोलते हैं, कोई भी फिश मान के चलिए 1000 लाइन के हो, 2000 लाइन के हो, 3000 लाइन के हो, जो छोटा बीज आप छोड़ रहे हैं, छोटा बीज के जीवन के माध्यम में बायोफ्लॉक के जो कल्चर के डेंसिटी सही ढंग से मेंटेन करेंगे तो वो नेक्स्ट बड़ा होने के बाद भी फ्लॉक खाते रहेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं वीनिंग। बहुत लोग हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लाते हैं और कंपनी वाले जो दाने वाले कंपनी बोलते हैं बायोफ्लॉक कर रहे हैं, उसमें दाना भी खिलाते रहे हाई प्रोटीन। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना हाई प्रोटीन में जाइएगा उतना कम कार्बन अवेलेबल है उस दाने में, और जितना हाई प्रोटीन है हाई एमोनिया है, हाई एमोनिया है हाई रिस्क है, हाई रिस्क है तो फिश में डिजीज आउटब्रेक और मॉर्टेलिटी भी है। तो इस कारण से जो भी चीज आप खिलाएंगे उसका कम से कम प्रोटीन लेवल मेंटेन करके खिलाना इंपॉर्टेंट है। मैं उसके बाद अपना नेक्स्ट स्लाइड में मैं बोलूंगा। तो बेसिकली हम लोग उस टाइप की मछली पालते हैं जो कम एरिया में, ज्यादा डेंसिटी में, ज्यादा मात्रा में हम लोग छोड़ सकते हैं, टारबिट वाटर में रहना पसंद करते हैं, और साथ में जो लोग फ्लॉक खा सकते हैं उस टाइप के मछली हम लोग पालते हैं। जैसे कैसे है, तिलापिया है, पंगासियास है, बहुत सारे कैटफिशेस है जैसे सिंगी, मागुर, टेंगरा, पापदा, उस टाइप के, वियतनाम कोई, उस टाइप के मछली हम लोग पाल सकते हैं। हम लोग क्यों रोहू कतला इसमें पाल नहीं सकते हैं? रोहू कतला यहाँ पर हम लोग पाल सकते हैं सिर्फ स्पॉन टू फ्राई, फ्राई टू फिंगरलिंग, उतना तक। आपको बड़ा करना है रोहू कतला 1 केजी, 1.5 केजी, आधा केजी साइज के, तब आपके बायोफ्लॉक टैंक में जितना आप मछली छोड़ेंगे आधा केजी करने के लिए, उसका इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं है। इस कारण से बहुत लोग कार्प फार्मिंग में नहीं जाते हैं जिसमें आप उसमें बड़ा कर सकते हैं। मगर आप बायोफ्लॉक के माध्यम से कार्प के सीड नर्सरी कर सकते हैं। अंडा खरीद लिए, अंडा से फ्राई किए, फ्राई से फिंगरलिंग किए, ए स्ट्रक्चर बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। ये हुआ एक तालाब और एक बायोफ्लॉक। एक फोटो दिखाना ही काफी इजी है। एक तालाब में जब मछली पालते हैं तो बहुत सारे लेबर इंटेंसिव है, बायोफ्लॉक में आप खुद ही मछली पालन कर सकते हैं। तालाब में आपके
जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो रिटर्न है वो काफी कम है, बायोफ्लॉक में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो रिटर्न है काफी इजी है। इजी हार्वेस्टिंग बायोफ्लॉक में है, तालाब में हार्वेस्टिंग में काफी दिक्कत है। अभी हम लोग बात करते हैं अपना जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप टैंक सेटअप करेंगे, एरेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, वाटर प्रिपरेशन और फ्लॉक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, क्या स्पीसीज सिलेक्शन और स्टॉकिंग होना चाहिए, वो ऑलरेडी स्पीसीज बोले हैं, बैलेंसिंग कार्बन सोर्सेस इनपुट वो भी बात करेंगे, बायोफ्लॉक में ग्रोथ कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑफ फ्लॉक कैसे कर सकते हैं, और साथ में वाटर पैरामीटर के मेंटेनेंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, और साथ में हार्वेस्टिंग प्लान, इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। इसमें जो टैंक की जो सेटअप है आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक एक स्टेज के फोटो डाले हुए हैं। एक एक स्टेज के फोटो डालने के एक सिंपल सा बात है, जैसे आपको समझ में आए कैसे आप लोग चालू करें। बहुत सारे आदमी जब टैंक बनाते हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं होने के कारण टैंक बना देते हैं, मगर स्लोप नहीं होने के कारण उसका स्लज रिमूव नहीं होते हैं, जिस कारण से आपके टैंक में हमेशा एमोनिया के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इस कारण से स्लोप मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग स्लोप 6 इंच के स्लोप मेंटेन करने से काफी अच्छे हैं, जिसमें थ्रो ग्रेविटेशनल फोर्स इजी ड्रेनेज आप कर सकते हैं, स्लज आपके आराम से निकल जाएगा, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आप लोग देखिए इसमें हर चीज के ऊपर फोकस रखे हुए हैं, जैसे आप कैसे टैंक के सेटअप चालू कर सकते हैं। आप जब जाली लगा रहे हैं, जाली के ऊपर में हम लोग साइकिल के ट्यूब लगा सकते हैं, जैसे आपके जो इनर लाइनर है और टारपोलिन है उसके ऊपर में प्रेशर ना बने रहे, इस टाइप के आप लोग बांध के रेडी कर सकते हैं। इनर लाइनर और टारपोलिन टैंक, इनर लाइनर के फिक्स है, उसके बाद उसके ऊपर टारपोलिन टैंक, ठीक है। आप देखिए इस टैंक में स्लोप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 इंच के स्लोप है। बहुत सारे एरिया में स्पेशली हम बोलेंगे जो लोग नया नया यूट्यूब देख के बना रहे हैं, उसमें स्लोप सही ढंग से ना मेंटेन होने के कारण बहुत सारे टैंक के अंदर एमोनिया के प्रॉब्लम हमेशा लगे रहते हैं, क्यों जो स्लज है टैंक से वो सही ढंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इस कारण से टैंक बनाने के टाइम सही ढंग से उसका स्लोप मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप जहां पर टैंक लगा रहे हैं उसके ऊपर में एक शेड होना चाहिए। बिना शेड के ऊपर करेंगे तो बारिश के जो पानी गिरेगा उसके आपके पीएच फ्लक्चुएशन आएगा। पीएच फ्लक्चुएशन आने से फिर आपके फ्लॉक डेंसिटी भी कम होगा। फ्लॉक डेंसिटी भी कम होने के कारण आपके टैंक में बहुत सारे डिजीज के भी आउटब्रेक होने का चांसेस बढ़ेगा। इस कारण से ऊपर में एक शेड लगाइए। और बहुत सारे जन जो पंप खरीदते हैं बायोफ्लॉक के लिए, पंप के ऊपर फोकस करने के पहले उसका एलपीएम देखिए, कितना एलपीएम के आपके पंप लगा रहे हैं। एलपीएम के अर्थ हुआ लीटर पर मिनट। मेरा जो पंप है कितना 1 मिनट में कितना लीटर हवा जनरेट कर रहे हैं। एलपीएम आप देखिएगा, ट्राई करिएगा, एक 10,000 लीटर के टैंक लगाने से 80 to 100 एलपीएम के पंप लगाने के लिए, एक आपका मान के चलिए एक टैंक से आपको 10,000 लीटर के टैंक लगाना है तो 120 से 160 एलपीएम के लगा सकते हैं। जहां पर आपके 5 टैंक 10 टैंक के ऊपर हैं, आप वहां पर रिंग ब्लोअर लगा सकते हैं। और जहां पर 50 टैंक के ऊपर आप बात कर रहे हैं वहां पर आप रूट ब्लोअर लगा सकते हैं। हायर द ऑक्सीजन, हायर द बैक्टीरियल ग्रोथ, हायर द ऑक्सीजन लेस प्रॉब्लम, लेस डिजीज। सो ऑक्सीजन मेंटेन करना आपके टैंक के लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है पाइपिंग कनेक्शन, ऑक्सीजन एरिएशन सिस्टम। आप बहुत सारे एरिया में देखिएगा आदमी लोग आपका एयर ट्यूब लगा रहे हैं जो एरो ट्यूब बोलते हैं, और बहुत लोग में आपका एयर स्टोन लगा रहे हैं। स्टोन और एरो ट्यूब बेसिकली सेम टाइप के हैं, मगर एरो ट्यूब में ऑक्सीजन एरिया जो सरफेस एरिया है वो काफी बड़ा होने के कारण ज्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलते हैं, और एयर स्टोन में आपके कम सरफेस एरिया होने के कारण कम ऑक्सीजनेशन मिलते हैं। मगर जहां पर आप इंटेंसिफाइड मछली पालन करेंगे वहां पर एरो ट्यूब लगाइए, वो सबसे अच्छा है। जहां पर आप कम डेंसिटी में फार्मिंग करना चाहते हैं वहां पर आप
एयर स्टोन लगा सकते हैं। और जहां पर आपके मान के चलिए मछली के जीरे की बिजनेस करेंगे, वहां पर एरो ट्यूब लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोन से आपके जीरे के अंदर काफी डिफॉर्मेटिस आ सकते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? जो पहले आपका टैंक रेडी करने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई जो एरेशन सिस्टम है उसके ऊपर आप फोकस करिए। 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। जहां पर 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई ना हो वहां पर जनरेटर इन्वर्टर के अरेंजमेंट रखिए। वाटर पैरामीटर आप चेक करिए। वाटर पैरामीटर में आपका टीडीएस, पीएच, अमोनिया, डिजोल्व ऑक्सीजन आप चेक कर सकते हैं। जहां पर आयरन के प्रॉब्लम है, पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा है, वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। पहले आयरन टेस्ट कर लीजिए, टीडीएस आपके टोटल हार्डनेस माप लीजिए, टोटल एल्कलिनिटी चेक कर लीजिए, तब जाके आयरन की ट्रीटमेंट करके फिर पानी के अंदर आप एफसीओ की प्रिपरेशन करने के लिए आप डाल सकते हैं। एफसीओ के अर्थ हुआ फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक्स, जहां पर आप लोग बैक्टीरिया की प्रिपरेशन करते हैं। फिर आप पानी के वाटर क्वालिटी चेक करिए। जब पानी के सब पैरामीटर अप टू द मार्क है तब जाके आप वहां पर मछली नहीं तो झींगा छोड़ सकते हैं। ठीक है, बायोफ्लॉक में आप मछली भी पाल सकते हैं, झींगा का भी पालन संभव है। इसमें आप रोजेनबार्गी जो गौलदा चिंगड़ी हम लोग बंगाली में बोलते हैं और वेनामी जो है उसको अब हम कर सकते हैं। बैलेंस कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आप शुरू में भी बोला हूं, हायर द कार्बन हायर द बैक्टीरिया ग्रोथ। उसके बाद फीडिंग और हेल्थ चेकअप उसको आपको रेगुलर बेसिस चेक करना चाहिए। बहुत सारे एरिया में आप लोग बायोफ्लॉक करते हैं मगर मछली को फीडिंग परसेंटेज जो है उसको मेंटेन नहीं करते हैं। मान के चले 6 महीने का जो कल्चर है उसमें शुरू में आप लोग 4% करके फीडिंग करते रहिए और प्रोटीन परसेंटेज खिलाइए 32 से 30% प्रोटीन। उसके बाद आप 3 महीना के बाद से फिर आप चालू करवा दीजिए 28 से 26 नहीं तो 30 से 28% प्रोटीन 2% के बॉडी वेट के अनुसार। इस ढंग से फार्मिंग करने से हम लोग के टैंक में कम मात्रा में एमोनिया जनरेट होगा और जितना कम एमोनिया जनरेट होगा उतना मेरे फिश उतना हेल्दी रहेगा। उसके बाद है हमारे फ्लॉक मेजरमेंट। वीकली बेसिस हम लोग अपना इमोफोन के माध्यम से फ्लॉक माप सकते हैं। वाटर पैरामीटर आपको रेगुलर बेसिस चेक करना चाहिए। बेसिकली इवनिंग के टाइम में आपका पीएच और एमोनिया जरूर मापना चाहिए और साथ में आपके नाइट्रेट नाइट्राइट वीकली एक बार करके। हार्वेस्ट और क्लीन अप प्लान। हार्वेस्ट प्लान बेसिकली होते हैं आप जो मछली छोड़ रहे हैं उस मछली को कितना साइज करके आपको मार्केट में बेचना है उसके ऊपर आपके शुरू से फोकस होके आपको करना है। मान के चलिए मुझे वियतनाम कवाई मार्केट में बेचना है 50 ग्राम करके और मेरा 10,000 लीटर की जो एक टैंक है उसमें मैं 300 से 350 केजी की मछली पालन कर सकते हैं। उसमें आप 100 केजी आपका 1000 केजी मछली के पालन संभव नहीं है। मान के चले मेरे यहाँ पर मेरा जो बायोफ्लॉक की जो टैंक है 10,000 लीटर के उसके 300 केजी 6 महीना में हम मछली निकालेंगे और मेरे जो कवाई मछली है उसको 50 ग्राम करके मार्केट में बेचेंगे। तो मुझे कितना मछली छोड़ना है? 300 केजी भागा 50 ग्राम, तो मुझे 6000 पीस मछली छोड़ना है। इस ढंग से आपका मार्केट में क्या साइज में आप बेचेंगे उसके ऊपर फोकस करके मछली छोड़िएगा और साथ में 5% मछली ज्यादा छोड़िएगा। कोई मोर्टिलिटी के कारण से मर भी जाए वो आपके टोटल फिश आपके अवेलेबल हो। यहां पर आप देख सकते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो आपको मेंटेन करना चाहिए। एक है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे जाएगा तो आपको वाटर हीटर मेंटेन लगाना चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन 5 से 8 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए और आपके यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम पर लीटर के नीचे में है तब आपका एयर पंप की कैपेसिटी चेक करना चाहिए। एमोनिया 1 मिलीग्राम पर लीटर के अनुसार होना चाहिए। उसका आपका 1 मिलीग्राम के लीटर के ज्यादा आपका हो रहा है तब आपको एमोनिल करके हम लोग एक प्रोडक्ट डेवलप किए हैं हर्बल वाले, वो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। और आपके पीएच है 7.5 से 8.5, पीएच आपके 7.5 के नीचे हैं तो मींस एसिडिक है। एसिडिक मीडिया में मेरे फ्लॉक और मेरे फिश ग्रोथ नहीं हो सकता है। इसको मुझे लेके जाना है अल्कलाइन मीडियम में, तो यहाँ पर आपको यूज करना है 15 ग्राम से 15 ग्राम 1000 ml लीटर पानी में बायोलाइन। वो भी हमारा एक प्रोडक्ट है जहां पर प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यूज किए हैं। और टोटल डिजोल्व सॉलिड जो टीडीएस है वो होना चाहिए 400 से 1400 मिलीग्राम पर लीटर। अभी बहुत लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं तिलापिया में कितना टीडीएस है, वियतनाम कोई में कितना है, सिंगी में कितना है।
जितने सारे फिश उसके बॉडी के ऊपर कोई स्केल ना हो, वहां पर आप मिनिमम 600 मिलीग्राम पर लीटर मीन 600 ppm आपको टीडीएस मेंटेन करना चाहिए। जिस फिश के ऊपर स्केल है उसमें मिनिमम 400 मिलीग्राम पर लीटर मीन 400 ppm आपका टीडीएस मेंटेन होना काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लॉक डेंसिटी आपका 10 से 25 ml पर लीटर होना चाहिए। इमोफकोन के माध्यम से फ्लॉक डेंसिटी 10 ml के नीचे हो तो फिर से आपको एफसीओ बना के आपको रेडी करके फिर से आपको प्रोबायोटिक ऐड करना है। एफसीओ के पूरा नाम है फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक्स। जो प्रोसेस है इसमें आप अपना कार्बन दे रहे हैं, प्रोबायोटिक दे रहे हैं और अपना बैक्टीरिया के एक बायोटा फॉर्म हम लोग करवा रहे हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है एफसीओ। इसमें कैसे आप कर सकते हैं, आप एक टब लीजिए, उसमें 50 लीटर पानी लीजिए, उसमें ऑक्सीजन का एरेशन सिस्टम रखिए और 900 ग्राम मोलासेस आप इनिशियली लेके आप साथ में बायोग्रो प्लस जो हमारे प्रोबायोटिक है अपना एक्वाडॉक्टर सोल्यूशन वाले उसका 300 ग्राम आप लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया और जो मोलासेस है उसमें 3 गुना के अंतर है। हमारे यहाँ पर जो बैक्टीरिया हम लोग दे रहे हैं उसमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज करते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं कि ऑटोट्रॉफिक है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक खुद के खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक टैंक के अंदर जितने सारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उसके ऊपर डिपेंड करके अपना भोजन अपना जीवन चलाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का आप देखेंगे 1 सेकेंड समय में कितना मल्टीप्लिकेशन रेट उसका होता है, उसका बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रेट होता है 3 टाइम्स मोर। इस कारण से हम लोग यहाँ पर 3 गुना ज्यादा अपना बैक्टीरिया के साथ मोलासेस ऐड कर रहे हैं। वो मान के चले अभी यहाँ पर आपका होता 100 ग्राम प्रोबायोटिक होता तो 300 ग्राम के मोलासेस देना पड़ता। और आइडियल वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक इन इमोफकोन फॉर श्रिम्प जो लोग बेनामी पालते हैं 10 से 15 होना चाहिए। फिश के लिए 25 से 35 ml होना चाहिए। जितना अच्छा फ्लॉक डेंसिटी होगा उतना अच्छा आपका टैंक में फीड की जो कंजम्पशन रेट है बाय फिश और श्रिम्प उसका मात्रा कम होगा। कुछ क्वेश्चंस है आपका। डायरेक्ट तालाब के पानी आपका टैंक में मत यूज करिए। बहुत लोग तालाब के पानी डाल देते हैं उसमें जाके प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तालाब के पानी मत डालिए। नेवर यूज क्विक लाइम। बहुत लोग क्विक लाइम क्या करते हैं, चूना ला के डायरेक्ट टैंक के अंदर डाल देते हैं। वो भी मत करिए। चूना को आपको देना है तो रात में भिगा के रखिए, उसका दही टाइप के चीज जो बन जाते हैं सुबह उसको पतला करके पानी के साथ घूम के पूरा टैंक में दीजिए। कभी भी फूड ग्रेड सॉल्ट यूज मत करिए। टाटा सॉल्ट, अन्नपूर्णा सॉल्ट यूज करने से बायोफ्लॉक नहीं होगा। यूज करना है तो रॉ सॉल्ट यूज करना है। रॉ सॉल्ट आपको क्यों यूज करना है जी, रॉ सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता और मछली में आयोडीन एक हेवी मेटेरियल्स है। आयोडीन जब हम लोग ऐड करते हैं सॉल्ट में, वो सॉल्ट जब मछली के बॉडी में जाते हैं, जाने के बाद हर बॉडी में ब्लड वेसल में ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं। मछली के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं बदन के अंदर, जिस कारण से फिश मरना चालू करते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन के कमी से। इस कारण से आप देखिएगा हम लोग जब सिंगी मछली मागुर मछली काटते हैं, हमारे जो घर के जो मम्मी लोग हैं वो लोग उसके ऊपर थोड़ा सा नमक पहले छिड़काव कर देते हैं। आधा घंटा बाद जाके देखते हैं सब मछली उल्टा हो गए हैं। तो उसका क्या हुआ, बेसिकली उसका पूरा बदन में ऑक्सीजन सप्लाई रोक दिया। ऑक्सीजन सप्लाई रोक दिया का अर्थ हुआ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण मछली में ऑक्सीजन के डिफिशियंसी मछली आपका मर गया, सेंसलेस हो गया। तो यहाँ पर भी आप लोग यूज करिएगा रॉ सॉल्ट। 24x7 आपका ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। टेम्परेचर के ऑलरेडी मैं बोला हूं 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। पीएच आपके हमेशा एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। एसिडिक मीडियम में आपका फिश का ग्रोथ नहीं होगा, फ्लॉक का भी आपका ग्रोथ आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और मछली छोड़ने के पहले आप हॉस्पिटल टैंक में सैनिटेशन करना इंपॉर्टेंट है। सैनी प्लस हमारा एक प्रोडक्ट है जो बायोफ्लॉक के लिए बना हुआ है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी नॉर्मल वाटर सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। नहीं तो पोटेशियम परमैंगनेट भी आप सॉल्ट के साथ यूज कर सकते हैं। डिजीज इन्फेक्टेड फिश आपके टैंक में 1 हो 2 हो, देखने के साथ ही उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि एक फिश से आपको 10 फिश में डिजीज आउटब्रेक हो सकता है। फ्लॉक प्रिपरेशन ऑलवेज बेटर इन अल्कलाइन, मैं ऑलरेडी बोला हूं। रेन वाटर, डायरेक्ट बारिश के पानी टैंक के अंदर गिर रहा है, उसमें आपका पानी एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक से आपका फ्लॉक के जो कंसेंट्रेशन है वो लेवल घट जाएगा। फ्लॉक के लेवल घटने के बाद आपके टैंक में फटाफट से एमोनिया बढ़ जाएगा। एमोनिया बढ़ने के बाद डिजीज के भी आउटब्रेक आएगा। इस कारण से डायरेक्ट रेन वाटर आपके टैंक में ऊपर पड़े वो बंद होना चाहिए।
और जहां पर फ्लॉक के ज्यादा मात्रा में आपका फ्लॉक है टैंक में, उस टाइम में आप ऑल्टरनेशन फीडिंग कर सकते हैं। उसका अर्थ है आज खाना दिए, कल खाना मत दीजिए, परसों खाना दीजिए। कम कम खाना जब देते रहेंगे आपका मछली ऑटोमेटिकली आपका फ्लॉक मेंटेन करेगा। बहुत लोग को मैं देखता हूँ 50 ml के बाद फ्लॉक आने के बाद टैंक के पानी पूरा छोड़ देते हैं, हाफ पानी छोड़ने के बाद उसमें नया पानी डालते हैं। फ्लॉक आपके एक इन्वेस्टमेंट है, आप पैसा लगा के प्रोबायोटिक लगा के मोलासेस डाल के सब बनाए हैं, तो उसको क्यों बाहर जाना है? उससे आप मछली में ऑल्टरनेटिव फीडिंग करवाइए। आज खाना दिया, कल ऑफ रखा, परसों उसको फिर से खिलाया। बेसिकली बहुत लोग सीमेंट के भी टैंक करते हैं, मगर देखा जाए तो हमारा जो नॉलेज है उसमें टारपोलिन टाइप के जो टैंक है वो काफी वायबल है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है। और सीमेंट के टैंक में बहुत सारे केमिकल लीचिंग के प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे फिश में माउथ फंगस, रेड स्पॉट डिजीज के चांसेस ज्यादा हैं। इससे हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं और हम लोग एक एक्वा सेफगार्ड करके एक प्रोडक्ट की सीरीज भी बनाए हैं, जहां पर बेसिकली एक्वा सेफगार्ड के अर्थ हुआ जैसे आपके ये फर्स्ट एड बॉक्स है बायोफ्लॉक के लिए, इस टाइप के हम लोग प्रोडक्ट की भी सीरीज बने हुए हैं। यहाँ पर आपका बायोलाइम के एप्लीकेशन हो रहा है। पानी डालने के बाद आप यहाँ पर बायोलाइम आप टैंक में यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसमें यूज कर रहे हैं बायोग्रोप्लास्ट, प्रोबायोटिक की प्रिपरेशन चल रहा है। फिर आप टैंक के अंदर उसको एप्लीकेशन करवा रहे हैं। उसके बाद है फिश सैनिटेशन। हॉस्पिटल टैंक में आप मछली छोड़ने के पहले पोटेशियम पारमैंगनेट हो, नहीं तो कोई वाटर सैनिटाइजर, उसका एक डीप ट्रीटमेंट बनाइए, उसमें मछली को सॉक करिए, जस्ट हाफ सेकंड के लिए बाद ट्रीटमेंट करवाइए, फिर जाके मछली को आपका टैंक के अंदर छोड़िए। फ्लॉक कार्बन मेंटेनेंस क्या अर्थ हुआ? फ्लॉक मेंटेनेंस। कभी कभी देखिएगा टैंक के अंदर इमोफकॉन से आपका फ्लॉक घट रहे हैं, तब आप फिर से गुड़ का पानी लीजिए, उसमें प्रोबायोटिक ऐड करिए, उसको एरेशन देके 48 आवर्स उसको रखिए। उसके बाद उसको आप टैंक के अंदर देके फ्लॉक के मेजरमेंट के माध्यम से उसको देखते रहिए कितना उसका ग्रोथ ले रहे हैं। बायोफ्लॉक में फिश की जो ग्रोथ है, फिश जितना ब्राइट कलर शो करेगा, फिश जितना अपना एक्टिव रहेगा, वही अपना दिखाएगा अपना फिश काफी अच्छा ग्रोथ ले रहे हैं। कभी कभी पार्शियल मछली आप चेक कर सकते हैं, फिश में कोई डिजीज है, फिश में क्या ग्रोथ है, उसका एफसीआर बढ़ाना है, कितना परसेंट ऑफ फीडिंग खिलाना है, और साथ में आपके इमोफकॉन में आपका टैंक से आपको फ्लॉक की भी डेंसिटी चेक करना चाहिए। वाटर टेस्टिंग किट के माध्यम से आपका रेगुलर बेसिस आपका पानी में जो पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, टीडीएस जो है उसका वाइटर रोप लेकर तो उसका हमेशा मापते रहिए, देखते रहिए। हार्वेस्टिंग का एक सही ढंग से प्लान होना चाहिए। 6 मंथ के जो कल्चर पीरियड है आपके बायोफ्लॉक में, उसमें 3 महीने से आपको मछली बेचने का एक टारगेट रखना चाहिए। फिश में कुछ फिश ऑलमोस्ट 20 to 30% फिश शुरू में बढ़ जाते हैं और बाकी वाले अच्छा से धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं। 3 महीने के बाद आप बड़ा वाले जो फिश है, जो शूटर्स हैं, उसको निकाल के आप उसको बेचिए, बाकी वाले जो है उसको फिर ग्रोथ होने के लिए समय दीजिए। बायोफ्लॉक में भी एक कंसेप्ट है, एक है ब्राउन वाटर सिस्टम, एक है ग्रीन वाटर सिस्टम। ब्राउन वाटर का अर्थ हुआ जहां पर आप सनलाइट को कंट्रोल करके आप वहां पर सिर्फ मोलासेस बेस्ड फार्मिंग करवा रहे हैं, वहां पर कोई ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की जो है उसका मात्रा काफी कम है, वहां पर पानी आपके ब्राउन वाटर रहते हैं। सब आपके ब्राउन वाटर टेक्नोलॉजी है। और जहां पर आप ओपन पॉन्ड में लाइनर लगा के थ्रो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स के माध्यम से आप फार्मिंग करवा रहे हैं लाइनर पॉन्ड में, उसको कहा जाता है ग्रीन वाटर बेस्ड फार्मिंग। बायोफ्लॉक में 2 टाइप के कंसेप्ट हैं, एक है ग्रीन वाटर, एक है ब्राउन वाटर। जो लोग जीरा के पालन कर सकते हैं वो लोग ग्रीन वाटर बेस्ड सिस्टम में जरूर जाना चाहिए। हमारे जो कंपनी है एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन, हमारे यूट्यूब की भी चैनल है, उसके माध्यम से भी आप लोग जोड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और हमारे एक फेसबुक पेज भी है एक्वा डॉक्टर सोल्यूशन करके, उसके भी माध्यम से आप लोग हर दिन डिफरेंट टाइप की जो मछली पालन के ऊपर है, सिर्फ बायोफ्लॉक के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग, पॉन्ड फिश फार्मिंग, उसके बाद स्कैम्पी फार्मिंग, आरएएस फार्मिंग, एक्वापोनिक्स,
उसके बाद हमारे बहुत सारे जो फिश जो हैचरी हैं, हैचरी की भी हम लोग अभी ओपनिंग बहुत सारे साइड में करते हैं, और साथ में हम लोग कंसल्टेंसी सपोर्ट भी देते हैं। तो इसके माध्यम से नहीं, इसे हम लोग बायोफ्लॉक के चीज लेके बोलते हैं, ए टू जेड मछली पालन के ए टू जेड हम लोग करते हैं। इस कारण से हमारे जो कंपनी है, इसको कहा जाता है वन शॉप वन स्टॉप सोल्यूशन। कोई भी चीज आपको मछली पालन के रिलेटेड आपको चाहिए तो अभी आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से भी आप लोग नॉलेज गैदर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।